रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 7 के हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। व्हाट इज़ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस वाई वाई होल पावर 4। तो चूंकि हमारे पास पावर 4 है लिहाजा एक्सपेंशन में टर्म्स की तादाद 5 होगी। इस हिसाब से जो थर्ड टर्म है वो हमारी मिडिल टर्म हो गई। जनरल टर्म का फार्मूला है टी आर प्लस वन एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। और अगर मैं आर प्लस वन को 3 के इक्वल पुट कर दूं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो थर्ड टर्म है वो मिडिल टर्म होगी, उससे आर की वैल्यू 3 माइनस वन 2 आती है। तो ये वाली वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पे 2 प्लस वन, एन की वैल्यू हमारे पास 4 सी 2, ए की बजाय 2x, बी की बजाय 5y, ए का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, बी की पावर नीचे का नंबर। इसके एक्सपेंशन से 4c2 हमारे पास 1 2 1 1 3 3 1, ये ए प्लस बी होल क्यूब के एक्सपेंशन में। तो 1 4 6 4 1 ये हमारे पास ए प्लस बी पावर 4 में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आते हैं उनके वैल्यूज़ है। कैलकुलेटर के ज़रिए से भी हम 4c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4c2 हमारे पास आएगा 6। तो यहाँ से 6 2 पावर 2 एक्स स्क्र 5 पावर 2 वाई स्क्र। तो ये बनेगा 6 2 का स्क्र 4 5 का स्क्र 25 एक्स स्क्र वाई स्क्र। तो इससे जो हमारे पास वैल्यू बनती है 6 4 इंटू 25 100 इंटू 6 600। लिहाजा आंसर आ गया हमारी जो थर्ड टर्म है मिडिल टर्म वो 600 एक्स स्क्र वाई स्क्र। तो ये जो है हमारी रिक्वायर्ड मिडिल टर्म हो गई। और ऑप्शन ए जो बुक में है और वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में है हमारे पास व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म कंटेनिंग x12 y6 इन द एक्सपेंशन ऑफ x क्यूब माइनस 2y स्क्र होल पावर 7। सबसे पहले मैं इसके लिए जनरल टर्म का फार्मूला लिखता हूँ एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। यहाँ पे एन की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए की वैल्यू एक्स क्यूब 7 माइनस आर, बी की वैल्यू माइनस 2y स्क्र, और ये बन जाएगा आर, क्योंकि जो बी की वैल्यू होती है वो नीचे का नंबर हमारे पास होता है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक्स की पावर जो है वो 7 टाइम्स 3 इज़ 21 माइनस 3r माइनस 2 पावर r, और y पावर 2 और r आपस में मल्टीप्लाई होकर 2r हो जाएगा। लेकिन हमें जो x की पावर में चाहिए वो चाहिए 12 और y की पावर में 6 चाहिए। तो हम पुट कर सकते हैं r इज़ इक्वल टू y की वैल्यू जो पावर है वो है 2r को हम क्वेश्चन में दी गई y की पावर जो है 6 उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो 2r इज इक्वल टू 6 से r की वैल्यू हमारे पास 6 डिवाइड बाई 2 3 आ गई। ये वाली वैल्यू पुट करने से ये बनेगा t ऑफ 3 प्लस 1 यानी कि 4 टर्म इज इक्वल टू 7c3 x पावर 21 माइनस 3r से यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो 3 3 9 21 माइनस 9 विल गिव मी 12, और माइनस 2 पावर 3, और y पावर जो है यहाँ पे बनेगा 6। तो 2 इंटू 3 6, और हमें भी y की पावर में 6 चाहिए था। तो अब कोएफिशिएंट के तौर पर हमारे पास जो दो वैल्यूज़ बनेंगी, एक है 7c3 और दूसरी जो वैल्यू बन रही है वो माइनस 2 पावर 3 जिसकी वैल्यू आती है माइनस 8। तो x12 और y6 एज इट इज़ ये हमारे पास 4 टर्म बन रही है, और हमें चाहिए कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट के लिए 7c3 और माइनस 8 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब हमारा आता है -280 कैलकुलेटर से। तो ये जो -280 है ये हमारा आंसर आ गया, और ये हमारी बी ऑप्शन जो है बुक में जो हमको 4 ऑप्शंस गिवन उनमें से बी ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है कि द एक्सपेंशन ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो पहली टर्म में एक्स का पावर 5 आएगा, और इसकी एक्सपेंशन में भी जो फर्स्ट टर्म आएगी उसमें एक्स की पावर जो हमारे पास 5 आएगी।
तो वो दोनों लाइक टर्म्स होंगी, उनको ऐड करने से भी एक्स का पावर जो है वो 5 ही रहेगा, कोएफिशिएंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो जो डिग्री है वो पावर्स के से साथ उसका कनेक्शन होता है, तो इसके हिसाब से जो डिग्री बनेगी इस एक्सप्रेशन की, हाईएस्ट अकरिंग पावर, वो बनती है 5। तो 5 जो है वो हमको जो है वो फर्स्ट जो ऑप्शन हमको गिवन है उसके मुताबिक इसकी डिग्री 5 हो गई। तो ये विदाउट एक्सपेंशन हम गेस कर सकते हैं कि चूँकि यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में भी हाईएस्ट अकरिंग पावर 5, यहाँ पे भी हाईएस्ट अकरिंग पावर 5, तो उससे हमारे पास डिग्री जो है वो 5 बन रही है, क्योंकि उनको ऐड करने से भी पावर कोई ऐड नहीं होगी, कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास, क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट में, कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन। अब ये जो दोनों एक्सप्रेशन हैं इनमें सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क है। तो यहाँ पे जब मैं इसकी एक्सपेंशन स्टार्ट करूँगा तो 10c0 और 10c1 अप टू जो है वो 10c10, तो इसमें मेरे पास एक्सपेंशन में टर्म्स की तादाद जो है वो 10 + 1 11 आई। नीचे भी जब मैं दूसरे एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन स्टार्ट करूँगा तो वो भी 10c0 से स्टार्ट होगी, 10c1, और आखिर में जो है वो मेरे पास यहाँ पे भी 10c10 आएगा। अब जो फ़र्क है वो ये होगा कि यहाँ पे सारे साइन प्लस होंगे और यहाँ पे अल्टरनेट साइंस आएंगे, यानी कि ये वाली टर्म्स हैं वो कटती जाएंगी। तो मेरे पास बनेगा 2, और अगर मैं सिर्फ कोएफिशिएंट्स को कंसीडर करूँ तो 10c0, 10c1 कट गया तो 10c2, इस तरह से 10c3 कट गया तो 10c4, और 10c5 कट गया तो 10c6, और उस तरीके से 10c7 कट गया तो 10c8, और 10c9 कट गया तो जो हमारे पास 10c10 है। तो इस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे भी जो ये सारी टर्म्स जो हैं वो ऊपर वाली प्लस और नीचे वाली जो है वो नेगेटिव साइन की वजह से अल्टरनेट साइन जो है वो लगेंगे, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस। तो 10c9 वाली जो टर्म है जो कि ऑड पोजीशन पर आ रही है उसके साथ नेगेटिव साइन होगा, 10c10 10c10 2 10c10। तो इसमें टर्म्स की तादाद 1 2 3 4 5 6, तो 2 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारे पास 6 आ गई, क्योंकि हमें सिर्फ टर्म्स की तादाद को गेस कर रहे हैं, एक्सपेंशन जो है वो नहीं करनी। तो इसलिए मैंने सिर्फ बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स लिख के जो है वो अंदाज़ा लगाया। अब हमारे पास ये जो ऑप्शन बुक में है 6, ये बी में ए में हमको गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि ए ऑप्शन जो है वो बुक का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में हमें इसका आंसर मालूम करने इस एक्सप्रेशन का, तो इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा कोएफिशिएंट और ए और बी की वैल्यू समेत। सो 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 एंड 5c5। तो ये हमारे पास पहले जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स हो गए। उसके बाद चूँकि बीच में प्लस का साइन है, सबके साथ प्लस का साइन लगेगा। ए बी की वैल्यू हम लिख लेते हैं √2 और 1, √2 और 1, ए की पावर जो है वो 5 4 3 2 1 और 0, और बेहतर होगा कि हम अंडर रूट की वजह से इसको ब्रैकेट के अंदर पुट कर दें, और बी की पावर 5 4 3 2 1 0। वैसे ये मैटर नहीं करती क्योंकि 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही रहता है, लेकिन बहरहाल हमने इसकी पावर भी लगा दी। उसके बाद ये दूसरा एक्सप्रेशन है, उसके सबसे पहले मैं बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स लिखता हूँ, 5c0 5c1 5c2 5c3 और 5c4 एंड 5c5। लेकिन चूंकि हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव साइन है, इसलिए हम अल्टरनेट साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। उसके बाद इसी तरह से जिस तरह पिछली वैल्यू के लिए हमने ए बी की वैल्यू लिखी, यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू जो कि √2 और 1 बनती है। अब ए का पावर जो है वो यानी √2 का पावर 5 4
3, 2, 1 और 0, एक एक ब्रैकेट लगा देते हैं अंडर रूट की वजह से, और b का पावर 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो हमारे पास ये 5c1 इस 5c1 की टर्म के साथ कट जाएगा, 5c3 की टर्म के साथ कट जाएगा, 5c5 की टर्म के साथ कट जाएगा। तो इनके ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू बनती है 5c0 की, हमारे पास दो टर्म्स बनती हैं। इस तरह से 5c2 की भी हमारे पास दो टर्म्स बनती हैं और 5c4 की भी हमारे पास दो टर्म्स बनती हैं। तो मैं 2 बाहर लिख लेता हूँ और ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ 5c0 और अंडर रूट 2 पावर 5, 1 पावर 0, उसके बाद 5c2 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 पावर 3 और 1 पावर 2 और 5c4 अंडर रूट 2 पावर 1 ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 1 पावर 4। इससे बनेगा 5c0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ये बनेगा 2 पावर 5/2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। 5c2 की वैल्यू हमारे पास बनती है कैलकुलेटर से 10, और ये बन जाएगा 2 पावर 1/2 इंटू 3/2 और 1 पावर 2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5c4 की वैल्यू हमारे पास बनेगी जी 5 और अंडर रूट 2 एज इट इज़, या 2 पावर 1/2 लिख देते हैं इसको, और उसके बाद जो हमारे पास 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, हम इसमें जो स्मॉलेस्ट पावर 2 पावर 1/2 अगर मैं उसको कॉमन ले लूँ तो 2 पावर 1/2 बाहर आ गया। 5/2 में से जब 1/2 हमने निकाल लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 2, क्योंकि 2 2 ज़ार 4, 4 + 1 5/2 होता है। यहाँ पे अगर 3/2 से 1/2 निकाल लें तो 2 की पावर में सिर्फ 1 रह गया, और यहाँ पे सिर्फ 5, क्योंकि 2 पावर 1/2 हम बाहर ले चुके हैं कॉमन। ये 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 10 इंटू 2 20 प्लस 5, तो ये मेरे पास बना 2 अंडर रूट 2 और 4 + 5 9, 20 + 9 29, तो 29 और 2 से आता है 58 अंडर रूट 2 जो है ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि बुक में बी ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट में है कि NC1 n-1c1 n-1c2 अप टू n-1cn-1 इसकी वैल्यू हमको मालूम करनी है। सबसे पहले तो हम फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn सम ऑफ ऑल बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स, इसका फार्मूला है 2 पावर n। तो इस हिसाब से अगर n को हम n-1 से रिप्लेस करें तो n-1c0 प्लस n-1c1 प्लस n-1c2 अप टू n-1cn-1, जब ऊपर और नीचे का नंबर बराबर हो गए तो इसके हिसाब इस फार्मूले के हिसाब से जो कि हमारे पास सम ऑफ ऑल बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स के लिए है, इसका सम बनेगा 2 पावर n-1, कि जितना हमारे पास यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी, अगर यहाँ पे n है और ऊपर और नीचे के नंबर जब आपस में बराबर हो जाएं तो 2 पावर n, लिहाजा n-1c0 n-1c1 के हिसाब से 2 पावर n-1। और हमें चूँकि आंसर के लिए ये पहली टर्म नहीं चाहिए, पहला बायनॉमियल कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू अगर मैं लिख लूँ तो 1 के बराबर आती है, तो 1 प्लस n-1c1 n-1c2 अप टू n-1cn-1, ये हमारे पास 2 पावर n-1 के बराबर आया। और ये जो 1 है अगर हम इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो n-1c1 n-1c2 अप टू n-1cn-1 इज इक्वल टू 2 पावर n-1 तो ये ऑप्शन हमारे पास बनता है, और बुक के हिसाब से जो सी आंसर है और वो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7th पार्ट है, सम ऑफ coefficients of last 15 terms in the expansion of 1 plus x power 29,
तो ये हमको मालूम करना है। इसकी खातिर सबसे पहले तो सम ऑफ ऑल बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स, उसके लिए इस रूल के तहत कि अगर हम NC0, NC1, NC2 अप टू NCn को ले लें तो हमारे पास 2 पावर n आता है। तो यहाँ पे भी ये यानी कि जब हम 1 प्लस एक्स पावर n के एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर 29 है, तो इसमें भी हमारे पास 1 प्लस एक्स पावर 29 के सारे बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स का सम इस फार्मूले के तहत जो है वो 2 पावर 29 आ गया। लेकिन हमें चूँकि लास्ट 15 टर्म्स का जो है वो एक्सपेंशन चाहिए। अब इसमें हमारे पास जो टर्म्स की तादाद है जब हम इसकी एक्सपेंशन करें तो 30 आती है। तो 15 के लिए हमें हाफ जो है वो लेना पड़ेगा। तो इसका हाफ बनाने की खातिर हाफ और लास्ट 15 टर्म्स, तो उनके खातिर जो है वो हम इस वैल्यू को आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब ये है कि हम 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो 2 पावर 29, नीचे जो 2 है उसका पावर 1 है, ये 29 से माइनस हो जाएगा। सो 2 पावर 28 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बुक में डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है। हमें इन बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स जो कि ऑड पोजीशंस में हैं इनका सम मालूम करना है। अगर हम कंसिडर करें सारे बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स का सम, यानी कि 10C0, 10C1, 10C2, 10C3 अप टू 10C10, तो उसका हमारे पास जो फार्मूला है वो है 2 पावर n के हिसाब से 2 पावर 10, यानी कि फॉर 1 प्लस एक्स पावर n सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो है 2 पावर n। तो उसके हिसाब से ये 2 पावर 10 बना। अब इस फार्मूले के हिसाब से ये 2 पावर 10 बना, तो मैं इसमें अगर ऑड को अलग कर लूँ तो 10C1, इसी तरीके से 10C3, 10C5 अप टू 10C9, यानी कि इसमें हमने ऑड अलग कर लिया तो वो हाफ बने। तो वो 2 पावर 10 को हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमारी वैल्यू बन जाएगी 2 पावर 9, 10 माइनस 1, 2 पावर 9। अब मुझे चूँकि इस 2 पावर 9 को 10C1, 10C3 इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ कैलकुलेटर के ज़रिए से, तो 2 पावर 9 बनता है 512। लिहाजा वो बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स जो कि ऑड पोजीशन पर हैं 1, 3, 5, 9 पे, उन सब का सम 512 होगा। इसी तरीके से अगर इवन पोजीशन वाले हम उनका सम मालूम करें तो वो भी मेरे पास 512 आएंगे, यानी कि अगर 10C0, 10C2, 10C4 अप टू 10C10 वगैरह का अगर सम मालूम करना होता तो वो भी हमारे पास यही आता। तो बुक में जो ये ऑप्शन है ये ए के पोजीशन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x 3 प्लस 3y पावर 8। तो सबसे पहले तो इसके एक्सपेंशन में जो हमारे पास टर्म्स की तादाद आएगी वो 9 आएगी। लिहाजा टर्म नंबर 5 जिसके लेफ़्ट और राइट पे 4 टर्म्स होंगी वो हमारी रिक्वायर्ड टर्म होगी। तो मिडिल टर्म जो है वो मेरे पास आ गई 5th। अब जो जनरल टर्म का हमारे पास फार्मूला है TR+1 इज़ इक्वल टू NCR a पावर n माइनस r b पावर r। इसमें मैं r+1 को 5 के इक्वल पुट कर देता हूँ, जिससे r की वैल्यू 5 माइनस 1 4 आ गई। वो यहाँ पे पुट करने से 4 + 1 इक्वल्स टू n की वैल्यू जो है वो मेरे पास 8 है, r की वैल्यू 4, a की वैल्यू हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है गिवन 2x³। इसकी जो पावर होती है वो ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, और जो b की बजाय हमारे पास वैल्यू है वो है 3y सेकेंड वैल्यू, और इसकी पावर जो है वो नीचे का नंबर होता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास बनेगा 8c4 और 2 पावर 4 और 3 पावर 4 और x पावर जो है वो 3 टाइम 4 इज़ 12 और y पावर 4।
तो ये जो है वो हमारी रिक्वायर्ड टर्म बन जाएगी। इसको अगर मैं कैलकुलेटर के ज़रिए से सॉल्व करूं तो T5 मेरे पास बनता है 90720 x पावर 12 y पावर 4। तो ये हमारी रिक्वायर्ड मिडिल टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 4y पावर 7। सबसे पहले तो जो जनरल टर्म का फार्मूला है TR+1 NCR a पावर n माइनस आर बी पावर r, इसमें मैं पुट कर देता हूँ r+1 इक्वल्स टू 4, क्योंकि हमको फोर्थ टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट मालूम करना है, जिससे r की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो T(3+1) यानी कि फोर्थ टर्म हमारे पास बनेगी। n की वैल्यू है 7, r की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2x, और इसका पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, और जो हमारे पास b की बजाय वैल्यू है वो है -4y, और इसकी जो पावर है वो नीचे का नंबर यानी कि 3। और अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 7c3, और कांस्टेंट में यहाँ पे 2 पावर 4, यहाँ पे -4 पावर 3, और x की पावर में 4 आ जाएगा और y की पावर में हमारे पास 3 आ जाएगा। और कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें x पावर 4 और y पावर 3, तो जो है वो वेरिएबल आ गए, और इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट कर लें तो आंसर बनता है -35840, और ये जो है x4 y3 का जो है वो कोएफिशिएंट हो गया। तो कोएफिशिएंट अगर हमको सिर्फ लिखना है तो वो बनेगा -35840। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 2 पावर 7x y पावर 3 इज अ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ax प्लस 2y पावर 4। तो हमने एक ही वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले अगर मैं जनरल टर्म का फार्मूला लिख लूँ तो NCR a पावर n माइनस आर बी पावर r। अब हमको जो एक जनरल टर्म गिवन है वो है 2 पावर 7 xy3, और यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू पुट करूँ तो वो मेरे पास 4 बनती है। r की वैल्यू हमको पता नहीं है, a की बजाय a और x, और इसका पावर जो है वो ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, b की वैल्यू मेरे पास 2y और इसकी पावर नीचे का नंबर। तो नीचे का नंबर जो हमारे पास r है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो 4cr a पावर 4 माइनस r हो जाएगा, x पावर भी 4 माइनस r हो जाएगा, 2 पावर r और y पावर r। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ लेफ़्ट साइड और राइट साइड को आपस में, तो यहाँ पे y की पावर में 3 और यहाँ पे y की पावर में 4 है। तो इन दोनों को कंपेयर करने से बाय कंपेयरिंग पावर ऑफ y, हमारे पास जो r की वैल्यू बनती है वो 3 बनती है। तो जब r की वैल्यू हमने जज कर ली कि वो 3 है, तो अब यहाँ पे वैल्यू की पुटिंग से मेरे पास जो वैल्यू बनेगी 2 पावर 7 xy3, और यहाँ पे भी 4cr की बजाय 4c3, और a की बजाय जो है मेरे पास 4 माइनस 3 जो है वो 1 बन जाएगा, लिहाजा सिर्फ a लिखते हैं, और x की पावर जो है वो 4 माइनस 3 के हिसाब से वो भी 1 बना, और यहाँ पे 2 का पावर जो है वो हमारे पास r की वैल्यू के हिसाब से 3, और y की पावर जो है वो मेरे पास r की वैल्यू 3 पुट करने से 3 बन गया। तो 2 पावर 7 को अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करें तो वो बनता है 128, और यहाँ पे भी अगर xy3 है, यहाँ पे भी x और y3 है, इनको अगर हम इग्नोर कर दें तो लेफ़्ट साइड पे मेरे पास 1 to 8 बच गया, राइट साइड पे एक तो मेरे पास a बचा, और उसके अलावा जो है वो 4c3 की वैल्यू मेरे पास 4 बनी, और 2 पावर 3 की वैल्यू मेरे पास 8 बनी। तो xy3 यहाँ पे और राइट साइड पे अगर हम इग्नोर कर दें तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन बनती है कांस्टेंट्स की। इससे मेरे पास 128 डिवाइड बाय 4 टाइम 8 इज़ 32 इज इक्वल टू a, जिससे a की वैल्यू बनी 128 डिवाइडेड बाय
32। तो इससे a की वैल्यू मेरे पास 4 बन गई। लिहाजा अगर a की वैल्यू 4 होगी तो ये इक्वेशन जो है होल्ड करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/x² + x²/2 पावर 10। तो अगर मैं जनरल टर्म का फार्मूला लिखूं तो वो मेरे पास बनता है NCR a पावर n माइनस r b पावर r। अब इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 10, c की वैल्यू r की वैल्यू r एज इट इज़, क्योंकि हमें r की वैल्यू का पता नहीं है, a की वैल्यू है 2/x² और b की वैल्यू है x²/2। अब a की वैल्यू 10 माइनस r होती है और b की वैल्यू नीचे वाला नंबर r होती है। तो a की वैल्यू ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, a की पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर और b की पावर नीचे का नंबर। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये x² के साथ कट जाए, यानी कि x वाली टर्म हो ही नहीं। तो उसके लिए दोनों की पावर अगर हमारे पास सेम होगी तो तब ये वाली वैल्यू एक दूसरे के साथ कटेंगी। तो ये पुट करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 10 = 2r और यहाँ से r की वैल्यू जो है वो मेरे पास 5 आ जाएगी। इसका मतलब ये कि 6 टर्म वो टर्म होगी जिसमें हमारे पास x के कोएफिशिएंट इन दोनों वैल्यूज़ में ऐसे आएंगे जो एक दूसरे को काट देंगे। सो t5 + 1 ये बनेगा 10c5 और यहाँ पे 2/x² और 10 पावर जो है 10 माइनस 5 से 5 आएगा और यहाँ पे भी x²/2 और 10 पावर 5 आएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये बनेगा 10c5 और 2 पावर 5 x पावर 10, यहाँ पे भी x पावर 10 और 2 पावर 5। तो x पावर 10 को काट देगा, 2 पावर 5 को काट देगा। तो हमारे पास 6 टर्म में जो 10c5 की वैल्यू बनती है 252। तो 252 जो है वो हमारा आंसर आना चाहिए और बुक में जो आंसर है वो ठीक नहीं है, इसका यही आंसर दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 0.99 पावर 5 यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म्स। तो 0.995 को होल पावर 5 को लिखा जा सकता है 1 - 0.01 पावर 5 और इसको अगर हम फार्मूले के जरिए से इसे एक्सपेंशन करें 3 टर्म्स तक तो 1 + nx 5 × -0.01 प्लस n × n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल टू -0.01 का स्क्वायर। और मज़ीद जो टर्म्स हैं उनको हम अगर निगलेक्ट कर दें, क्योंकि हमको 3 टर्म्स तक जो है कहा गया है कि उनको इस्तेमाल करें, तो इससे मेरे पास आंसर आता है -0.05 और इसको अगर हम कैलकुलेटर से एक्सपेंड करें तो +0.001। पावर इवन है, नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वैल्यू जो है वो 0.001 आ गई। और इसको हम कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करें तो 1 - 0.05 + 0.001 0.951 जो कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हमें प्रूफ करना है 7 पावर n - 3 पावर n 4 पर डिविजिबल है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर जो है। तो कंसिडर 7 पावर n - 3 पावर n by 4 फॉर n = 1 जो लीस्ट इंटीजर बनता है। तो इसकी वैल्यू बनेगी 7 पावर 1 - 3 पावर 1 ओवर 4 जो कि 4/4 बनता है। तो ये हमारे पास इंटीजर आता है। इसका मतलब ये है कि ट्रू रिज़ल्ट है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आई। और इसके बाद ये तुम्हारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 के लिए लेट 7 पावर k - 3 पावर k ओवर 4 बी इंटीजर।
कि हम सपोज़ करते हैं कि इससे हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, कोई बल्कि एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी, इंटीजर आएगा। तो कंसीडर सेवन पावर के प्लस वन माइनस 3 पावर के प्लस वन बाई 4। तो हम ये रिज़ल्ट को n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए कंसिडर करते हैं और इसको हम ब्रेक करके ऐसी दो वैल्यूज़ बनाएंगे जिसमें कि एक ऑब्वियस इंटीजर हो और दूसरा बाई स्टेप 2 इंटीजर हो। तो मैं 7 पावर के और इसको 7 लिख सकता हूँ, माइनस 3 पावर के इसको 3 लिख सकता हूँ, बाई 4, यानी कि 7 पावर 1 को मैंने 7 लिख दिया और 3 पावर 1 को 3 लिख दिया। अब इसको जो हमारे पास वैल्यू है 7, उसको डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 पर डिविजिबल बनाने की खातिर मैं इसको ब्रेक करता हूँ 8 माइनस 1, और 3 पावर के इस 3 को मैं डिविजिबल बनाने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 पर 4 माइनस 1 लिख देता हूँ। तो 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 और 7 को मैंने 8 माइनस 1 लिखा, डिवाइड बाई 4। अब अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 7 पावर के इंटू 8 माइनस 7 पावर के माइनस 3 पावर के और माइनस माइनस प्लस 3 पावर के डिवाइडेड बाय 4। तो 3 पावर के इंटू 4। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं पेयर अप कर दूं तो इनमें से मेरे पास 8 और 4 में से 4 कॉमन आता है, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 7 पावर के, और ये 8 जो है ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस 3 के है इसमें हम 4 कॉमन ले चुके हैं, माइनस 3 के डिवाइड बाई 4। इसका मैं इसको अलहदा लिखता हूँ, और माइनस 7 के प्लस 3 के इसमें से मैं माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 7 के माइनस 3 के डिवाइड बाई 4। ये 4 इस 4 को काट देगा। तो जो पहली वैल्यू है वो इंटीजर है, ऑब्वियस, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं रहा, वो जो डिनोमिनेटर है वो कट चुका है। और जो दूसरी वैल्यू है वो इंटीजर है स्टेप 2 से, क्योंकि 7 के माइनस 3 के अपॉन 4 जो है उसको हमने स्टेप 2 में इंटीजर माना हुआ। तो डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर। तो हमने यही साबित करना था कि जो रिज़ल्ट है वो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी एक इंटीजर आएगा। तो पहली वैल्यू जो हमारे पास आई है उसका डिनोमिनेटर ख़त्म हो चुका है, 4 जो है वो इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, लिहाजा ये ऑब्वियस इंटीजर है। और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस साइन के बाद आ रही है, यानी कि इन दो को मिला के जो आ रही है वो स्टेप 2 से हमारे पास इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि प्रूव दैट 1 प्लस एक्स पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो सॉल्यूशन में स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 जो लीस्ट नंबर है उसके लिए कंसिडर करते हैं। 1 प्लस एक्स पावर 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस n की वैल्यू हम यहाँ भी 1 लगा देते हैं। तो 1 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और ये दोनों वाकई इक्वल आ रहे हैं। तो स्टेप 1 के लिए तो ये वाला जो रिज़ल्ट है ट्रू हो गया। स्टेप 2 के लिए लेट 1 प्लस एक्स पावर k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, और स्टेप 3 के लिए टू प्रूव, अब हमने जो साबित करना है उसको हम पहले से तय कर लेते हैं कि हमको 1 प्लस एक्स पावर k प्लस 1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स, यानी k प्लस 1 के लिए हमारा रिज़ल्ट जो वो ये बनेगा। तो ये बनाने की खातिर हम स्टेप 2 की हेल्प लेंगे। तो फ्रॉम स्टेप 2 1 प्लस एक्स पावर
के जो है वो ग्रेटर देन है 1 प्लस के इंटू एक्स। अब इससे ये बनाने की खातिर मैं दोनों साइड पे 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस एक्स। तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स पावर के इंटू 1 प्लस एक्स, और राइट साइड पे भी 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो इक्वेशन इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर मैंने पॉजिटिव वैल्यू 1 प्लस एक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो इससे मेरे पास लेफ़्ट साइड पे 1 प्लस एक्स का पावर बन जाएगा के प्लस 1, और राइट साइड पे अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को आपसे मल्टीप्लाई करूँ तो 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास लेफ़्ट साइड जो है वो तो कंप्लीट हो गई है 1 प्लस एक्स पावर के प्लस 1 के हिसाब से, जो कि मुझे रिज़ल्ट में चाहिए था। राइट साइड के रिज़ल्ट में मुझे एक 1 चाहिए, और इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास k प्लस 1 और यहाँ पे x जो है वो मैं साइड पे लिख देता हूँ, और प्लस के एक्स स्क्वायर रह गया। इस वैल्यू को मैं 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स से ग्रेटर लेस ले सकता हूँ, क्योंकि के एक्स स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो फॉर के एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की जो लीस्ट वैल्यू है वो हमारे पास +1 है, और k तो है ही एक पॉजिटिव नंबर। तो अगर 1 प्लस एक्स पावर के प्लस 1 इससे ग्रेटर है और ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो इससे ग्रेटर हो जाएगी, यानी कि 1 प्लस एक्स पावर के प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन, और यहाँ पे भी अगर हम इक्वल टू का साइन लगा दें तो मेरा ख्याल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बनेगा 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है।